आज हम शुरू करेंगे भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास किस तरह से हुआ। पहले ही हम देख चुके हैं कुछ बिंदुओं को और किस तरह से विकास हुआ इन चीज़ों को भी, उसी को आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हैं वर्तमान समय की जो भी संचार के माध्यम हैं उनका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले तो आता है प्रिंट मीडिया अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएँ। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी है पत्र पत्रिकाएँ या प्रिंट मीडिया। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। इसके 3 पहलू हैं। पहला, समाचार पत्रों को संकलित करना, दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, और तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छाप कर पाठक तक पहुंचाना। तीनों ही काम आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत हम पहले 2 कामों को ही पढ़ते हैं। प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधकीय विभागों के अधीन है, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। जहां बाहर से खबरें लाने का काम संवाददाताओं का होता है, वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है, जिससे कि जो दर्शक हैं, जो पाठक हैं, उनकी रुचि बनी रहे। खबर का संबंध किसी एक या 2 विषयों से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि इसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। हालांकि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गज़ट से हुई। तो सबसे पहला समाचार पत्र क्या है? बंगाल गज़ट। सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गज़ट, जो 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने प्रकाशित किया से निकला था, जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड। वो भी कलकत्ता से ही आया और कलकत्ता से ही सन 1826 में प्रकाशित हुआ। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। ये हुआ हिंदी का पहला समाचार पत्र। कौन सा? उद्दंड मार्तंड। ये हैं पुराने समाचार पत्रों के फोटोग्राफ्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आज़ादी के दिन का हिंदुस्तान, हिंदी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सरस्वती, प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस का पहला अंक, ये सारे समाचार पत्रों को यहाँ पर एकत्र करके आपको दिखाया गया है। 20वीं सदी के साहित्यिक बदलाव का मुख्य पत्र मतवाला, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित जुलाई 1947 का विशाल भारत। तो भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। अपने प्रिय समाचार पत्र या पत्रिका के बारे में 300 शब्दों की एक टिप्पणी लिखिए। ये भी हम लोग का प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, है ना, और उसकी खूबियों और खामियों को स्पष्ट कीजिए। ये वाला जो आपका है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के पहले के प्रमुख समाचार पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव, विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और बालमुकुंद गुप्त हैं। ये सब मुख्य रूप से जो स्वतंत्रता के समय के पत्रकार थे उन पत्रकारों का नाम है। उस समय के महत्वपूर्ण अखबार हैं कौन कौन से? केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत। ये सब मुख्य समाचार पत्र हैं। लेकिन जहाँ आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, वहीं आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआती 2 दशकों, दशक मतलब 10 साल का जो समय होता है उसको दशक बोलते हैं, तो शुरुआती जो 2 दशक हुए मतलब 20 साल तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखती थी, लेकिन उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आज़ादी के बाद वह एक व्यवसाय बन गई। आज़ादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गईं और कई नए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दीनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। इनमें से कई पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। आज़ादी के बाद की हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। रेडियो, ये तो हुआ समाचार पत्रों का विकास। समाचार पत्र, कौन कौन से समाचार पत्रों का आरंभ हुआ और किस तरह से उनका विकास हुआ, शुरू में उनके क्या विचारधारा थी, किन बातों को लेकर बढ़ा और आगे वो किस रूप में आगे बढ़ी। रेडियो, पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह है रेडियो। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। भारत में 1921 में मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। सन 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। कौन से सन में? सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। कौन कौन से रेडियो? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। जाहिर है इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। ढाका बांग्लादेश, लाहौर और पेशावर पाकिस्तान। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। एक धर्मनिरपेक्ष, लोकहितकारी, राष्ट्र के जन माध्यम के तौर पर देश के नवनिर्माण में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय निर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज़ देने का काम रेडियो ने किया। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं में 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश की 96% आबादी तक इसके पहुंच है।
1993 में FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई हैं, लेकिन अभी उन्हें समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है। सन 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया गया। असल में लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता मतलब जड़ वो एक जैसा ही रह जाता है ना, उसको जड़ कहते हैं। तो सरकारी तंत्र के कारण उसमें जड़ता आ चुकी थी, इसलिए उसको फिर सरकारी तंत्र से बाहर निकाला गया। जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने की। इस फैसले में कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक और कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसका तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने, इसका क्या होता है तात्कालिक, जो आप बोल रहे हैं वो तुरंत पहुंच जाती है। घनिष्ठता, लोगों को लगता है जैसे हमारे बीच ही बोला जा रहा है। और प्रभाव, इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से लोगों पर पड़ता है, क्योंकि आप जिस ढंग से बात को कह रहे हैं वह बात उसी ढंग से लोगों तक पहुंचती है। गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। ध्वनि तरंगों के जरिए यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गाँव में जहाँ संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते, वहाँ रेडियो ही एकमात्र साधन है बाहरी दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविज़न की तुलना में यह बहुत सस्ता भी है। इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डोइचे वेले रेडियो जर्मनी, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेइचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और हैम अमेच्योर रेडियो क्लबों, स्वतंत्र समूह तथा द्वारा संचालित पंजीकृत रेडियो स्टेशन का जाल बिछा हुआ है। ये हुआ रेडियो का विकास किस तरह से हुआ। यहाँ पे देखो एक गतिविधि दिया है, क्या दिया है, राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन सुनिए और इसके साथ ही शाम 7:30 बजे बीबीसी हिंदी सेवा से प्रसारित होने वाले समाचार भी सुनिए। आकाशवाणी और बीबीसी के समाचार बुलेटिन की तुलना करते हुए 300 शब्दों का एक आलेख तैयार कीजिए और कक्षा में शिक्षक के सहयोग से इस पर चर्चा कीजिए। ये तो आपकी गतिविधि ही है। टेलीविज़न मतलब टीवी जो हम लोग देखते हैं, टेलीविज़न। तो आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविज़न पर भी प्रयोग शुरू हो गए थे। सन 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 तक बीबीसी ने भी अपना टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। देखो कब हुई थी टेलीविज़न की शुरुआत, यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। यह हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। सन 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए। सन 1976 तक
टीवी सेवा आकाशवाणी का अहम हिस्सा थी। 1 अप्रैल 1976 को से इसे अलग कर दिया गया। इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। रजत मतलब सिल्वर, है ना। 25 साल पूरा हुआ तो 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर PC जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बन रहे हों वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। समिति के मुताबिक जनसंचार माध्यम की बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए: सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, लेकिन लंबे समय तक इसे सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन के लिए एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केवल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था। बाद में यह भी कहा गया कि यह युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों का प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। जल्द ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल के भी आरंभ कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी जैसे शैक्षिक और मनोरंजक चैनल के साथ ही FTV, MTV व VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखाने लगे। कुछ लोगों ने इसे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध किया, लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देशी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। उनके बाद समाचार के क्षेत्र में भी जी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों में भी बाढ़ आ गई। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। इससे जहां टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और यह पेशेवर हुआ। वहीं एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज़ नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। अगला है सिनेमा। सिनेमा क्या है? जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाता रहा है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीकी में तेज़ी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगीं। भारत में पहली मूक फिल्म बनी
भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय जाता है दादा साहब फाल्के को। यह फिल्म थी 1913 में बनी, जो राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्म बनी। मूक मतलब जिसमें बात नहीं होती है, आवाज़ नहीं होती है, मूक बधिर सुने होंगे, मूक। इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा। कब बनी? 1931 में आलम आरा पहली बोलती फिल्म बनी। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आज़ादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपरनेचुरल हीरो की परिकल्पना बनी रही। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यावहारिक तरीके से। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उससे व्यावहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। यही समानांतर सिनेमा का दौर था और इस दौरान अंकुर, निशांत, अर्ध सत्य जैसी फिल्में बनी। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पथेर पांचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली। 60 के दशक में आखिरी वर्षों में और 70 के दशक में यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर, गोपाल कृष्णन, MS सत्यु, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल थे। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगीं। दरअसल हिंदी सिनेमा का पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबाव रहा। कला फिल्मों का समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वे अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थीं। कला फिल्मों के कमज़ोर पड़ने के साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगा। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही है। हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया है। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। इस तरह फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोज़मर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी जैसे कई नाम हैं। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि फार्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गईं। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिस्सा, सेक्स और एक्शन को रखा जाता रहा है। कहने के लिए हर फिल्म में कोई न कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन में बहुत गलत प्रभाव छोड़ा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इनके कई और आयाम भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती हैं जो खूब चलती भी हैं। अगला जनसंचार का माध्यम है इंटरनेट।
इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाला अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब, बहस, मुबाहिसों में भाग लेते हैं। आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट में हमें मीडिया समागम यानी कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं। हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोल दिए हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। पहली खामी तो यह है कि उसमें लाखों अश्लील पन्ने भी भर दिए गए हैं, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी खामी यह है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई हैं। आज के लिए ही इतना ही। आगे पढ़ेंगे जनसंचार माध्यमों के प्रभाव। धन्यवाद।